आज हम मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता भारत भारती की व्याख्या करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म जो है 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के चिरगांव नामक जिले में झांसी में हुआ था। शुरू से ही ये धार्मिक प्रवृत्ति के रहे क्योंकि इनकी माता और पिता जो है ये धार्मिक विचारों वाले महिला थी इनकी माता जी। और पिता जो थे वो उनका नाम जो था श्री रामचरण था, जो राम के अनन्य भक्त थे। और उन्होंने राम भक्ति पे बहुत सारी काव्यों का गायन किया था। तो इस तरह से इनका जो बचपन है ये काव्य जगत से जुड़ा हुआ है। और इस कारण इन्होंने इनकी जो है कविता के प्रति इनकी ज़्यादा ही रुझान था। मैथिली शरण गुप्त की काव्य यात्रा जो है द्विवेदी युग से प्रारंभ होकर छायावाद, प्रगतिवाद, फिर नई कविता के लंबे दौर तक फैली हुई है। इन्हें हिंदी साहित्य का प्रतिनिधि कवि के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं। 1936 में जैसे इनको साकेत जो इनकी कविता है उसके लिए मंगला प्रसाद पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1946 में इन्हें सम्मेलन की ओर से साहित्य वाचस्पति की उपाधि भी प्राप्त मिली थी और इन्हें सम्मान दिया गया था। 1948 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें मानद डीटी की उपाधि से विभूषित किया गया था। संपूर्ण हिंदी जगत में वे राष्ट्र कवि और दद्दा के रूप में जाने जाते हैं। 1964 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था। तो आज हम शुरू करते हैं इनके द्वारा रचित कविता भारत भारत। कविता के प्रारंभ में जो है मंगलाचरण है जिसमें मंगल कामना की गई है। मानस भवन में आर्य जन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी आरती। हो भद्र भावो भविनी वह भारती, हे भगवते सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते। तो कविता के प्रारंभ में जो है मंगलाचरण किया गया है जिसके प्रति आर्य जीवन को कवि कहना चाहते हैं कि हे मंगल रूपी मंदिर में आर्य जन भारतीय वासी जिनकी आरती जो है वे करते हैं, हे ईश्वर पूरे भारतवर्ष में उनकी आरती की गूंज हो। ठीक है। हे भद्र भाव मतलब भद्र विचारों वाले भारतीय, आपका जो विचार है उसका प्रचार प्रसार हो। सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते, अर्थात सीतापति अर्थात भगवान राम के बारे में, सीता के जो पति हैं राम उनके बारे में मंगलाचरण किया गया है। फिर सीतापति राम भगवान के लिए, गीतामते मतलब गीता का भी आरती उतारी गई है और इस सभी के द्वारा मंगलाचरण किया गया है ताकि भारतीयों की जो प्रचार प्रसार पूरे संसार में फैले और पूरे देश में भारतवर्ष में उसकी आरती की गूंज हो। अगली पंक्तियों में कवि जो है लेखनी का आचरण करते हैं। हाँ लेखनी हस्तपत्र पर लिखनी तुझे है, हिक्का कालिमा में डूबकर तैयार होकर सर्वथा, स्वच्छंदता में कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो, जग जाए तेरी नोक से सोए हुए हो भाग्य जो। इन पंक्तियों में जो है कवि अपनी लेखनी को कह रहे हैं कि सभी के हृदय रूपी कागज पर जो छाप छोड़ जाएगी, जो छाप है, जो तुझे ये कार्य करना है, तू मतलब हृदय रूपी कागज पर तू ऐसी छाप छोड़ जा जिसकी जो है विस्तार दूर दूर तक फैले। हक कालिमा में डूबकर तैयार होकर सर्वथा मतलब आंखों के काजल का जो कालिमा है उससे आंखों की आशाओं को मतलब जो निराश आशाएं हैं उस कालिमा से, उस आंखों की जो कालिमा है, जो काजल की कालिमा है, उससे उन निराशा भरी भावों को तू दूर कर जिससे कि सभी की निराशाएं को दूर हो जाए। सबकी निराशा जो मन में बैठी है
उस समय चूँकि यह कविता जो है आज़ादी के पहले की लिखी गई है, तो उस समय भारत की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय स्थिति थी। यहाँ की हर जनता में निराशा के भाव पैदा हो गए थे। निराशा ही निराशा चारों तरफ थी। तो उस समय जो कवि ने जो लिखा है उसके द्वारा वो कवि जो है संपूर्ण जनता को आह्वानित करते हैं कि वो अपने हृदय की जो निराशा है उसको दूर करे। ठीक है? और अपनी लेखनी से आग्रह करते हैं कि स्वच्छंदता में रहकर तुझे करनी परे पछताओ जो। मतलब स्वच्छंद होकर माने तू आज़ाद है, तू स्वतंत्र है और अपनी स्वतंत्रता में तुझे ऐसे भाव को मतलब हृदय में सभी जनता के, सभी भारतीयों के हृदय की जो सोए हुए भाव है उनको तुझे जगा देना है। तू ऐसी लेखनी लेखनी लिख जिससे कि सभी के हृदय की सोए हुए जो भाव है वो जग जाएं और उनकी निराशाएं जो है वो दूर हो जाएं। जग जाए तेरी नोक से सोए हुए हो भाव जो। माने तू ऐसी लेखनी लिख जिससे कि तुम्हारे जो हृदय के सोए हुए भाव है, निराशाओं की जो उम्मीद है वो सब खत्म हो जाए। प्रारंभ की इन पंक्तियों के द्वारा कवि जो है भारतीय जनता को संबोधित करते हैं कि अपनी निराशाओं को इस लेखनी मेरे लिखे हुए भावों के द्वारा ही अपनी जो हृदय की निराशा है उसे दूर कर और अपनी भावनाओं को आगे बढ़ा, जगा अपनी भावनाओं को, निराशाओं को दूर हटा और आशा की भावनाओं को जगा। आगे की जो कम पंक्तियां हैं कविता की उसमें कवि ने जो है 3 खंडों में लिखा है इसे। भारत भारती में अतीत, वर्तमान और भविष्य ये 3 खंड है, जिनमें अतीत खंड में गुप्त जी ने बहुत विस्तार से भारत के अतीत का वर्णन कर देशवासियों को अपने स्वर्णिम इतिहास, जातीय पहचान का परिचय देकर उन्हें इज्जत और सम्मान से खड़े होने की प्रेरणा देने का कार्य किया है। जिससे कि इन भावों से उन्हें इतना आह्वानित किए हैं कवि ने, जिससे कि उनकी जो सोए हुए जो सोच है, जो भाव है वो सब जागृत हो जाए। वो अपनी पुरानी अतीत को पहचाने और जो दुर्दशा फैली है उसे दूर करे। तो शुरू करते हैं। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलयत्र थी। इस दुर्दशा का स्वप्न में ही क्या हमें कुछ ध्यान था? क्या इस पतन ही को हमारा यह वह अतुल उत्थान था? उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत कभी, जो हो रहा उन्नत अभी अवनत रहा होगा कभी। हंसते प्रथम को पद है, तम पक में फंसते वही, मुरझे परे रहते कुमुद जो, अंत में हंसते वही। अब कवि इस के द्वारा भारतीयों को, भारतवासियों को ये आह्वानित करना चाहते हैं कि हमारी भी चर्चा पूरे संसार में चारों ओर फैली हुई थी। माने हमारे भी ऐसे दिन नहीं थे। भारत को पहले सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि उतनी थी भारत में, उतनी सोने की जैसी चारों ओर सब कुछ फैली हुई थी। मतलब जिस तरह सोना कीमती है उस तरह हमारा देश पूरा कीमती था, इसलिए इसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब जब हमारा देश गुलाम था उस समय इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। तो कवि आह्वानित करते हैं कि हमारी भी बहुत प्रशंसा थी, सारे संसार में हमारा भी नाम था, चर्चा होती थी, हमारी कीर्ति जो है चारों ओर फैली हुई थी। इस दुर्दशा का स्वप्न में हमें कुछ ध्यान था? क्या हमने कभी सोचा था कि हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी? नहीं ना। तो क्या इस पतन ही को हमारा अतुल उत्थान था? क्या हमारा इस तरह का पतन के लिए ही हमारा उत्थान हुआ था? उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत कभी। अब कवि कहते हैं कि उन्नत रहा होगा कभी जो अवनत था। जो उन्नत तो कभी ना कभी तो हुआ होगा ना। इतना उन्नत था तो आज नीचे गिरा है। तो जो हो रहा उन्नत तभी अवनत होगा कभी। मतलब जो अभी उन्नत हुआ है वो कभी न कभी तो अवनत होगा, यानी उस गिरेगा ही। हंसते प्रथम तो जो पद है, पद्मक में फंसते वही। मतलब हंसते प्रथम में पद है, हंसते वही हैं जो कि पंख में फंसते, मतलब कीचड़ में फंसते हैं। मुरझे पड़े रहते कुमुद जो, अंत में हंसते वही। जो कुमुद
जो लाल कमल है, जो मुरझाए रहते हैं, वो कभी न कभी तो हँसते ही हैं। अगले पंक्ति में कवि लिखते हैं, उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। चढ़ता प्रथम जो व्योम से गिरता वही मार्तंड है। अतएव अवनित ही हमारा कह रही अवनति की कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन हो क्या भला। कवि कहते हैं कि उन्नति और अवनति तो प्रकृति का नियम है। मतलब गिरना उठना, या फिर सूरज जैसे दिन के बाद रात होती है, सुख के बाद दुख के पल आते हैं, ये तो प्रकृति का नियम है। तो ऐसा तो वही होगा ही। ये तो प्रकृति का नियम है जो कि कभी नहीं बदल सकता और कभी इसका अंत नहीं हो सकता। चढ़ता प्रथम जो व्योम पे गिरता वही मार्तंड है। मतलब जो कभी चढ़ता है माने ऊंचाई पे की ओर बढ़ता है, वही कभी नीचे भी गिरता है। जिस तरह की यहाँ पे कवि ने मार्तंड अर्थात सूर्य के बारे में कहता है। जिस तरह की सूर्य सुबह उगते हैं और शाम में डूबता है, तो ये तो प्रकृति का नियम है। तो उसी तरह जो ऊपर चढ़ रहा है वो नीचे गिरेगा ही। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, माने हमारी ये उन्नति ही है। अवनति ये जो हमारी ऊंचाई पे चढ़ने के बाद जो हमारे गिरे हैं, ये हमारी उन्नति की पहचान है। हम उन्नति तक पहुंचे थे तभी तो आज गिर पाए हैं। ये तो प्रकृति का नियम है। उत्थान ही उसका जिसका नहीं उसका पतन ही हो क्या भला। जिसका उत्थान ही नहीं होगा उसका पतन कौन कर सकता है। अर्थात हमारा तो उत्थान बहुत हो चुका है, बहुत है। तो हम आज हमारा पतन हुआ है, कल फिर हमारा उत्थान होगा। होता समुन्नति के अंतर सोच अवनति का नहीं। हाँ, सोच तो है, केवल यही वह नित्य गिरता ही गया। जब से फिरा है दैव उससे नित्य फिरता ही गया। यह नियम है उत्थान में पक कर गिरे पत्ते जहाँ, प्रकटित हुए पीछे उन्हीं के लहलहते पल्लव वहाँ। पर हाय, यह उत्थान का कुछ दूसरा ही हाल है। पतझर कहे या सूखना, काया पलट या काल है। आगे कभी कहते हैं कि यह नियम है कि उद्यान में जब बगीचे में जब पौधे पक जाते हैं, फल पक जाते हैं, तो वो नीचे गिरते हैं। तो पत्ते जो बड़े पत्ते होके पत्ते जब सूख के नीचे झड़ते ही हैं, प्रकटित हुए पीछे उन्हीं के लहलहते पल्ले वही, और वही नए नए पत्ते भी उगाते हैं। पर हाय, यह उत्थान का यह दूसरा ही हाल है। माने इस उत्थान का दूसरा ही हाल है। पतझर कहे या सूखना, काया पलट या काल है। अब इसे पतझर कहें, सूखना कहें, काया पलट कहें या काल कहें, लेकिन ये उत्थान ही है हमारा। तो इस तरह से कवि ने जो है अतीत के खंड में इन पंक्तियों में जो है कवि को ये चिंता है कि भारतीय सभ्यता का जब से पतन हुआ है, इसमें उत्थान का तब से समय आया ही नहीं है और निरंतर पतनशील ही होता जा रहा, मतलब नीचे की तरफ गिरता ही जा रहा है। लगता है कि भाग्य ने इससे मुंह मोड़ लिया है। तो इस तरह से कवि जो है उस समय की जो अतीत की घटनाओं का वर्णन किया है कि उस समय की क्या स्थिति थी, भारतवासियों की कैसी स्थिति थी, उसका वर्णन किया है। तो इस तरह से हमारा जो अतीत खंड है यहाँ समाप्त होता है। आगे का जो भविष्य खंड है उसकी व्याख्या हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।